हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब सीक्वेंस पर आधारित एक महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके ठीक पहले के वीडियो में हमने सब सीक्वेंस अर्थात उपानुक्रम की परिभाषा को अच्छे से समझा था। साथ ही साथ उस पर आधारित एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और उसका प्रूफ हमने देखा था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि वो सब सीक्वेंस पर पहला वीडियो है। तो वहां से बेसिक डेफिनेशन के साथ शुरुआत होती है, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से समझाया गया। वहां पे उस टॉपिक को शुरुआत जो है उसमें बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में भी हम सब सीक्वेंस की डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ हम एक महत्वपूर्ण थ्योरम पर चर्चा करेंगे। इस थ्योरम को हम समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, रीमान इंटीग्रेशन, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं और उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हर एक डेफिनेशन, हर एक कंसेप्ट, थ्योरम, क्वेश्चन, सॉल्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है, तो आप जरूर जरूर उस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको मैथ्स के लिए ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आएगा, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। सब सीक्वेंस के डेफिनेशन को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम इस थ्योरम को समझेंगे। दोस्तों, एक और खास बात, भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे है ना भाई कि भाई ये तो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोग चिंता ना करें। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। सब सीक्वेंस अर्थात उप अनुक्रम या उपानुक्रम। ठीक है, लेट एस एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। मान लीजिए एस एन क्या है? वास्तविक संख्याओं का कोई अनुक्रम है। एंड n1 इज लेस देन n2, n2 इज लेस देन n3, और इसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। ये नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी दृढ़तः वर्धमान अनुक्रम है ये किनका? प्राकृतिक संख्याओं का। देन द सीक्वेंस एस एन के, यानी कि SN1, SN2, SN3, तो ये जो सीक्वेंस है वो इस दिए हुए सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कहलाता है। ये जो SN के है ये सब सीक्वेंस कहलाता है। किसका? इस SN सीक्वेंस का, यानी कि इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कहलाता है। अब इसको और विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास सीक्वेंस है SN इज इक्वल्स टू S1, S2, S3, ये आपके पास सीक्वेंस है। ठीक है, सब सीक्वेंस बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको सीक्वेंस के ही टर्म्स को लेकर के, सीक्वेंस के ही टर्म्स को लेकर के सब सीक्वेंस तैयार होता है। और टर्म्स को लेना है मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी टर्म्स को आप ले रहे हैं, निश्चित स्थानों वाले, एक निश्चित पैटर्न वाले आपको इनके टर्म्स को लेना है और एक नया सीक्वेंस तैयार करना है जिनके टर्म्स आखिर इसी के ही टर्म्स रहेंगे, है ना भाई। आप यूं कह सकते हैं कि सब सीक्वेंस है आखिर वो इस सीक्वेंस का ही एक हिस्सा रहेगा, एक टुकड़ा रहेगा, वो अपने आप में सीक्वेंस रहेगा, उसके भी टर्म्स एक निश्चित, क्योंकि देखो हम कह रहे हैं ये जो SN के है वो भी अपने आप में क्या है? सीक्वेंस है, मतलब इसके टर्म्स। और भाई सीक्वेंस से बोलने का मतलब है कि उसके टर्म्स भी एक निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप सीक्वेंस से टर्म्स को चुनेंगे तो एक निश्चित स्थानों वाले टर्म्स को आप चुनते जाएंगे और उससे जो नया सीक्वेंस तैयार होगा वो इस दिए हुए सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे आप देख सकते हैं, हमने इस सीक्वेंस SN का
वैसे तो बहुत सारा सब सीक्वेंस तैयार हो सकता है, तो हमने उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे 3 सब सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पहला है S2k-1, है ना भाई, यानी कि आप देखो k की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखते जाओ, 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 -1 यानी S1, फिर S3, है ना भाई। S3 कैसे मिलेगा, k की वैल्यू 2 रखने से मिलेगा, तो 2 2 जा 4 -1 यानी 3। तो आप देख सकते हैं S1 S3 इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है। और आके देखो ये सब किसके मेंबर्स हैं, तो ये सब इसी के मेंबर्स हैं, पूरे मेंबर्स नहीं है। यहाँ पे देखो कौन कौन आ रहे हैं, विषम स्थान वाले मेंबर्स आ रहे हैं, S1 आ रहा है, फिर S3 मिल रहा है, फिर S5 मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि सर ये एक नया सीक्वेंस तैयार हो गया है, जो कि इसी सीक्वेंस के निश्चित स्थानों, है ना भाई, एक पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न है कि हाँ भाई विषम स्थानों वाले मेंबर्स को इकट्ठा करके ये बनाया गया ये सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एनके जो है, जो एनके है ना, वो वास्तव में कौन है, एनके किसको डिनोट करते हैं, देखो एनके बोलने का मतलब N1 N2 N3, यानी कि जैसे पहला वाला जो सब सीक्वेंस तैयार हुआ है वहां पे N1 N2 N3 कौन है, ये जो आपको 1 3 5 7 ये सब दिख रहा है ना, ये सब N1 N2 N3 है यहाँ पे, ठीक है। तो जनरलाइज तौर पे कहा जाए तो एनके यहाँ पे कौन है, 2k-1 है। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल देखो H2k, यहाँ पे k की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओगे तो आपको H2 H4 H6 ये सब मिलते जाएगा। तो ये भी तो इसका एक सब सीक्वेंस हो गया, इसमें भी तो आखिर इसी के मेंबर है, और एक निश्चित पैटर्न लिए हुए, कुछ उनमें कुछ अलग बात रहेगी, उनमें कुछ खास बात रहेगी। अब देखो इनमें कौन सी खास बात है, तो इस सीक्वेंस के जितने भी सम स्थानों वाले सदस्य हैं, सम स्थानों वाले इवन प्लेस में जो मेंबर्स हैं, उनको लेकर के ये सीक्वेंस तैयार हुआ है, जो कि इसी का एक पार्ट, इसी का एक टुकड़ा है। और ये अपने आप में सीक्वेंस है, देखो एक निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये इस दिए हुए सीक्वेंस का क्या कहलाएगा, सब सीक्वेंस कहलाएगा। और एन के इज इक्वल टू यहाँ पे कौन है, 2k है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो S3 के, S3 S6 S9 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे एन के कौन है, 3k है, ये भी एक सीक्वेंस है, और इसके जो मेंबर्स है आखिर इसी से लिए गए हैं, है ना भाई, निश्चित पैटर्न वाले, निश्चित स्थानों वाले, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है वो इस दिए हुए सीक्वेंस का सब सीक्वेंस हो गया। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए समझते हैं हम ये वाला थ्योरम, ठीक है। अब देखते हैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, if the sequence Sn is convergent to L then any subsequence of Sn is also convergent to L। यानी कि कोई सीक्वेंस है हमारे पास Sn और वो किसी नंबर L की ओर क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तब उस सीक्वेंस का प्रत्येक सब सीक्वेंस, क्योंकि एनी बोल रहे हैं, मतलब कोई भी सब सीक्वेंस, उस सीक्वेंस की कोई भी सब सीक्वेंस वो भी उसी बिंदु L की ओर, उसी नंबर L की ओर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो ये हमको सिद्ध करना है दोस्तों। तो चलिए अब इसका प्रूफ शुरुआत करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सीक्वेंस Sn है, वो L की ओर कन्वर्ज करती है, तथा मान लीजिए Sn जो है वो क्या है, इस सीक्वेंस Sn की क्या है, सब सीक्वेंस है, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, let Sn be a sequence converges to L and let Snk be a subsequence of Sn where Nk is strictly increasing sequence of natural numbers। इसके बारे में यहाँ पे भी हमने बात कर ली हुई है कि Nk क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है किसका, नेचुरल नंबर्स का। अब यहीं से हम आगे बात को बढ़ाएंगे। नाउ Nk is strictly increasing sequence of natural numbers। अब ये नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है 1 से, यानी इस सीक्वेंस का जो पहला मेंबर होगा N1 वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर खुद 1 से स्टार्ट होता है, 1 के पहले तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो ये इस सीक्वेंस के पहले मेंबर के बारे में ये बात हो सकती है कि इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी, सीधी सी बात है। तो N1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, N1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और N1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये इंप्लाई करेगा कि Nk इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। और ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से ये प्रूफ है, और पिछले वीडियो में हमने इसको डिटेल में प्रूफ किया, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हुए, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ हो जाता है ये कि N1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज दैट Nk इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए Sn, सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस टू L। अब देखो सीक्वेंस
कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होती है किसी बिंदु की ओर तो उसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये वाली जो लाइन है ना वो कन्वर्जेंट है ना भाई, कन्वर्जेंस ऑफ एनी सीक्वेंस उसकी डेफिनेशन से आई हुई है कि कोई सीक्वेंस अगर किसी बिंदु की ओर कन्वर्जेंट होती है तो इसका अर्थ क्या है? तो ये सीक्वेंस एल की ओर कन्वर्जेंट है, इसका अर्थ ये है यानी कि इट इंप्लाइज दैट भाई कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि दिए हुए किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट a natural number m such that mod of Sn minus L is less than epsilon for all n is greater than or equal to m। दोस्तों इसको ध्यान से समझिए क्योंकि उसके बाद वाली लाइन वो और भी ज्यादा वहां पे ध्यान देने योग्य वहां पे एकदम बातें हैं, तो इसलिए अभी मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको वो बातें समझानी है, क्योंकि मेन वही है, उसके बाद तो थ्योरम प्रूफ हो गया है ना भाई, थ्योरम में ज्यादा चीजें बची नहीं है, लेकिन जो बातें हैं ना वहां पे वो बहुत जबरदस्त खास बातें वहां पे लिखी हुई हैं, तो ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखो ये सीक्वेंस है एस एन और ये किसकी ओर कन्वर्ज करती है? एल की ओर। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि जैसे सीक्वेंस है ना ये इसके बहुत, भाई सीक्वेंस आप देख सकते हैं, सीक्वेंस में तो इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, सीक्वेंस में इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। हाँ सीक्वेंस के रेंज सेट में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट या इनफिनाइट हो सकते हैं, परंतु सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनाइट होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, आपको पता होगा है ना भाई। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए डोमेन कौन होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, और इसका कोडोमेन कौन होता है? तो वो कोडोमेन उस पर निर्भर करता है कि आप सीक्वेंस किसकी बनाना चाहते हैं। जैसे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बनाना चाहते हैं तो ये रियल नंबर हो जाएगा, इसलिए सीक्वेंस को एक फंक्शन के रूप में डिफाइन किया गया। सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set of natural numbers n and whose codomain is any set s। जैसे आप किसी समुच्चय s पर सीक्वेंस परिभाषित करना चाहते हैं, जैसे रियल नंबर्स का सीक्वेंस बनाना चाहते हैं तो कोडोमेन को आप रियल नंबर्स रख लीजिए। जैसे आप पॉलिनोमियल्स का सीक्वेंस बनाना चाहते हैं तो आप कोडोमेन पॉलिनोमियल्स की फैमिली के रूप में रख लीजिए। तो अलग अलग केस में अलग अलग चीजें हो सकती है। तो भैया ये नेचुरल नंबर्स है इसका डोमेन, इसका मतलब सीक्वेंस। अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है? इनफिनाइट सेट होता है, इसलिए सीक्वेंस में जो पदों की जो संख्या है वो हमेशा इनफिनाइट होती है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस एल की ओर कन्वर्जेंट है, इसके बोलने का मतलब ये है कि इस सीक्वेंस के सारे पद, सारे टर्म्स, भले हो सकता है कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छूट जाए, ठीक है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भले ही छूट जाए, लेकिन उसके छोड़ फिर बाकी सारे टर्म्स जो है उसकी इस एल से दूरी जो है, एल या एल से उसका जो डिफरेंस है, उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा स्वेच्छ से चुनी गई संख्या एप्सिलॉन से, यानी आर्बिट्ररी रूप से चुनी गई संख्या एप्सिलॉन से वो डिफरेंस हमेशा कम होना चाहिए। और ये बात सच होनी चाहिए सीक्वेंस के सारे मेंबर्स के लिए, भले ही कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स छूट क्यों ना जाए। तो उसके लिए अपन लिखे कि एक ऐसा नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए कि m से बड़े या बराबर सभी n के लिए सीक्वेंस के मेंबर जो हैं उनकी l से जो डिफरेंस है, l से जो फासला है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, और उसी लाइन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमने जैसे आपको बताया कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स छूट सकते हैं, जैसे मान लो और उसके लिए उसी हमने लिखा है प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ना देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n, यानी कि एक नेचुरल नंबर m का अस्तित्व ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए जो सीक्वेंस के सदस्य हैं वो सारे के सारे इस चीज को फॉलो करें, इस चीज को फॉलो करें। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि m की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए 7 है, एक बात की बात, तो इसका अर्थ ये है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यानी कि S1, S2, S3, S4, 5, 6 है ना भाई, 6 तक के मेंबर्स को, यानी कि कुछ ही फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो छूट गए हैं, लेकिन बाकी के मेंबर्स के लिए हमको पूरी गारंटी मिल चुकी है कि 7वें नंबर से शुरुआत करते हुए सारे के सारे मेंबर्स इस कथन को फॉलो करते हैं, अर्थात उनका एल से फासला जो है उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटा है, मतलब वो एप्सिलॉन दूरी के अंदर है, इस एल से उसकी जो दूरी है वो एप्सिलॉन से छोटी है। कहां से?
कहां से शुरुआत करते हुए, S7 के बाद वाले सारे सदस्य। तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स भले छूट गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग भले छूट गए, लेकिन इन लोग सारे के सारे लोग इसमें फिट हो गए। तो ये अगर ऐसा अपने को मिलता है ना किसी सीक्वेंस के लिए, तब हम बोलते हैं कि हाँ वो सीक्वेंस उस बिंदु L की ओर कन्वर्जेंट है, जिनसे उन सभी सदस्यों का जो एक निश्चित स्थान के बाद के जितने भी सदस्य हैं उनका इस L से फासला जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है, तो हम सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब देखो, अब मान लीजिए मैंने सब सीक्वेंस तैयार किया, चलो इस सब सीक्वेंस के उदाहरण के तौर पे मैं इसी को लेता हूं। ठीक है, अब देखो इसके सदस्य आखिर सीक्वेंस के ही सदस्य हैं, इसके सदस्य आखिर सीक्वेंस के ही सदस्य हैं, और सीक्वेंस के बारे में हमको पता चल चुकी है ये बात कि 7वें नंबर से स्टार्ट होकर के 7 और 7 के आगे के जितने भी स्थान वाले सदस्य हैं वो सब के सब L से जो उनकी दूरी है एप्सिलॉन से छोटी है। अब मेरे को यही चीज सबसीक्वेंस के लिए प्रूफ करनी कि क्या सबसीक्वेंस में ये बात सच होगी कि इसके भी कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स को छोड़ करके बाकी सारे मेंबर्स इसी कथन को फॉलो करें, यानी कि उनकी भी L से दूरी एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। क्या इस सबसीक्वेंस के लिए बात सच होगी? वैसे मेरे को सबसीक्वेंस Sn के लिए ये बात सिद्ध करनी है। Sn के एग्जाम्पल के रूप में मैं चलिए ये वाले ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलो यहां से देखो, आखिर इसके मेंबर सीक्वेंस के मेंबर्स है, और सीक्वेंस के लिए हमको 7वें नंबर के बाद की गारंटी मिल गई, मतलब 7वें से शुरू करके फिर वो गारंटी मिल चुकी है कि उनका L से फासला एप्सिलॉन से कम है। तो भैया 1, 3, 5 और यहाँ पे क्या आएगा, देखो जिस तरीके से सबसीक्वेंस बना है 1, 3, 5, 7, तो हम यहाँ पर देखो ध्यान से, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ना वो उन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए सत्य है जो m से बड़े या बराबर है। क्योंकि देखो यहाँ m से शुरुआत के बाद m के बाद के लिए सभी की गारंटी मिल चुकी है ना भाई, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब m या m से बड़े सभी नेचुरल नंबर्स के लिए गारंटी मिल चुकी है। तो इसलिए मैं हर उन नेचुरल नंबर, हर कोई भी नेचुरल नंबर, ये कोई भी नेचुरल नंबर जो m या m से बड़ा है उसके लिए मैं यहाँ के लिए बात कहने जा रहा हूँ कि देखो भाई यहाँ पे देखो S7 के बाद की गारंटी मिल चुकी है, S7 से शुरू करते हुए गारंटी मिल चुकी है कि उसका L से दूरी एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो वही बात यहाँ पे भी तो लागू होगी। आखिर ये जो मेंबर है S7 से शुरुआत अगर अपन करेंगे तो ये सारे मेंबर्स आखिर किसके हैं? आखिर ये सारे मेंबर्स इसी के तो हैं, तो इसलिए इन सारे मेंबर्स का भी L से दूरी एप्सिलॉन से छोटा होगा, क्योंकि ये सारे मेंबर्स आखिर इसी के ही हैं, है ना भाई। तो यहाँ पर भी आप देखो फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स, कुछ परिमित संख्या में कुछ सदस्य यहाँ पे छूट गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो यहाँ पे छूटे हुए हैं, अब उसी बात को यहाँ पर किस तरह से लिखा जाए, तो देखो अब जैसे यहाँ पे k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि m यहाँ पे चुना जा चुका है कि भाई देयर एग्जिस्ट m करके हम लोग बोले, और उदाहरण के रूप में हमने m इज इक्वल टू 7 ले लिया है, यानी 7 या 7 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब के लिए वो जो सीक्वेंस सदस्य हैं, सीक्वेंस के सदस्य उनके L से दूरी एप्सिलॉन से छोटी है। ठीक है, अब देखो, अब मैं उन सारे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ जो m से बड़े या बराबर है। ठीक है, क्योंकि उन सब के लिए ये बात सच है ना भाई। अब ध्यान से देखो, सब सीक्वेंस के जो सबस्क्रिप्ट है वो तो n के ग्रुप में होते हैं, यानी कि Sn1, Sn2, Sn3। तो हमको तो एक बात पता है ना भाई कि nk इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, यानी कि nk इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो ये इंप्लाई करेगा कि nk इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। देखो ये इससे बड़ा है बराबर, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा बराबर, यानी कि सब सीक्वेंस के लिए हमको अब एक गारंटी मिल चुकी है कि देखो भाई ये कथन किसके लिए सच है, m से बराबर या m से बड़ी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये बात सच है। तो सब सीक्वेंस के लिए भी ये बात सच होगी कि वे सारे n के जिनकी वैल्यू m से बड़ी या बराबर है, अर्थात कौन, अर्थात S7 में से शुरू करते हुए, क्योंकि जैसे इसके बाद कौन आएगा, S9 आएगा, S11 आएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, यहाँ पे है ना भाई ये N1, N2, N3 है, N4 है, ये N5 है, ये N6 है, मतलब उन n के को ध्यान दीजिए जिनकी वैल्यू m या m से बड़ी है, और उसके लिए ये बात सच होगी कि ऐसे n के लिए ऐसे n के माइनस n होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हम उन n के पर ध्यान दे रहे हैं जो m से बड़े या बराबर है, और m से बड़े या बराबर सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये कथन सत्य होता है। तो ये n के ये भी तो m से बड़ा या बराबर है, और हम उन्हीं n के लिए बात कह रहे हैं जो m से बड़ा या बराबर है, उसके लिए भी ये कथन सत्य होगा, क्यों नहीं होगा। तो मॉड ऑफ Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल दोज nk विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू m, और उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देख लो।
उदाहरण के तौर पे S7, S9, S11, S13 ये सारे के सारे ऐसे SN के हैं, ये सारे के सारे सब सीक्वेंस के ऐसे मेंबर्स हैं जिनके लिए सब स्क्रिप्ट जो है वो M से बढ़िया बराबर है, क्योंकि M के स्थान पर हमने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 7 लिया हुआ है, यानी 7वें से शुरू करते हुए जितने भी बड़े 7 या 7 से बड़े जितने भी सब स्क्रिप्ट हैं, तो ये ऐसे SN की बात कह रहा हूं मैं, जो इधर छूट गए उनको नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे SN की बात कह रहा हूं मैं जिनके लिए N के M से बड़ा या बराबर है, यानी कि जो 7 या 7 से आगे वाले हैं उन सब के लिए भी ये बात सच होगी, ऐसे ही बात सच होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके लिए ये वाली बात सच है। आखिर ये S7, S9, S11 आखिर कौन है? आखिर यही मेंबर्स हैं और उनके लिए L से दूरी एप्सिलॉन से छोटी है, पहले ही अपन लिख चुके हैं, और वही आकर के यहाँ पे उनका नाम SN के हो गया है, क्योंकि वो सब सीक्वेंस के मेंबर्स के रूप में भी देखे जा रहे हैं, इसलिए हम उनको SN के रूप में लिख रहे हैं। आखिर उनके लिए जो बात ऊपर सच है उसी को नीचे लिख रहे हैं, और क्या है, अब बस उस SN के नाम देते हैं, क्योंकि उन्हीं मेंबर्स को हम इस सब सीक्वेंस के मेंबर्स के रूप में देखते हुए यह कथन कह रहे हैं। तो ये वाली कहानी अवश्य सत्य होगी फॉर ऑल दोज N के विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू M। और ये इस तरह से चुना गया है कि भाई M से बड़ा या बराबर कोई भी नेचुरल नंबर आप लोगे तो उस नेचुरल नंबर, जैसे K आपने लिया तो K से बड़ा या बराबर N के होता है, ये अपन ने शुरुआत में कह दिया इसको, और इसको अपन पिछले वीडियो से भी इसको अपन सिद्ध किए। तो हम ऐसे N के वो के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी वैल्यू M से बराबर या M से बड़ी है, और ऐसे N के लिए जो SN के होंगे उनका L से दूरी एप्सिलॉन से छोटा होगा। यानी कि उदाहरण के तौर पे S7 के बाद वाले, मतलब S7 से शुरुआत करते हुए S7 भी और उसके आगे वाले भी, ये सारे के सारे लोग उनकी L से दूरी एप्सिलॉन से छोटी होगी। इनके बारे में हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, इनके बारे ये लोग नहीं होंगे, लेकिन इनके बारे में गारंटी मिल चुकी है, ठीक है, और ये लोग यहाँ भी छोटे थे इसलिए यहाँ भी छोटे थे, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से ये चीज सिद्ध होता है, और इतना आपने ला लिया और ऑल दोज N के, मतलब ये कथन सत्य है उन सभी N के लिए जो M से बड़े या बराबर है, उसी को अपन ने लिखा है, ठीक है। और इस तरह से ये सिद्ध होता है कि SN के ये भी उसी नंबर L की ओर क्या है, कन्वर्जेंट है। तो सिद्ध हो गया कि जिस नंबर की ओर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है उसी नंबर की ओर उसका कोई भी सब सीक्वेंस, उसका यानी कि प्रत्येक सब सीक्वेंस भी उसी नंबर की ओर कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जिस बिंदु की ओर वो कन्वर्ज करती है तो उस सीक्वेंस की प्रत्येक सब सीक्वेंस भी उसी बिंदु की ओर कन्वर्ज करती है जिस बिंदु की ओर वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो ये थ्योरम का प्रूफ समाप्त हुआ। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। हमें उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।